हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इमेजिन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो अब बेटा मेरे पास नीट का एग्ज़ाम आने वाला है, तो मैं नीट वाले बच्चों के लिए एक बेटा केमिस्ट्री में बूस्टर सीरीज़ लेके आया हूँ। इसमें है क्या कि मैं पर्टिकुलर चैप्टर वाइज नीट के जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स हैं या जो क्वेश्चंस मेरे कठिन बन सकते हैं अब की बार 2025 में, जैसा कि आपको जानकारी है कि पेपर का लेवल थोड़ा टफ होने वाला है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग थोड़ा सा टफ क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। बच्चे क्या करते हैं, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस देख लेते हैं और वो क्वेश्चन जब उनको एग्जाम में नहीं मिलते हैं तो लगता है कि भाई मेरे को तो पेपर नहीं आता। तो बेटा हम लोग आज अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे हाइड्रोकार्बन का, और हाइड्रोकार्बन के अंदर आज का जो मैं लेक्चर लूँगा बेटा उसमें हम लोग एल्केन्स को लेकर के जितने भी मेरे बूस्टर टॉपिक्स हैं या जो ऐसी बातें हैं जो शायद आपको पता ना हो या आपको जानकारी में ना हो, ऐसी बातें अब मैं आज इस टॉपिक में बताऊंगा। ठीक, तो हाइड्रोकार्बन में हम लोग जो पहला टॉपिक लेने वाले हैं इस लेक्चर में बेटा वो एल्केन का है, जो अगला लेक्चर होगा बेटा वो एल्कीन का होगा, जो अगला होगा बेटा एल्काइन का होगा। तो अगर हम लोग हाइड्रोकार्बन की बात करें तो बेटा जनरल फॉर्मूला वगैरह सभी को पता है कि बेटा CnH2n+2 होता है। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच बेटा सिंगल बॉन्ड होता है। हम लोग जा रहे हैं उसकी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जिसमें डिटेल ज़्यादा है, उन रिएक्शंस को बेटा देखने के लिए जाएंगे। मैं पर्टिकुलर पर एक टॉपिक बताऊंगा, फिर आप उसको या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आप नोट कर लीजिएगा। जैसे मेरा जो पहला टॉपिक है वो बेटा सबसे पहले मेरे पास आता है वोल्ट्स रिएक्शन। भैया मेरे वोल्ट्स रिएक्शन को लेकर के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है और कभी कभी लेवल इतना हाई कर देता है कि लोगों का वोल्ट्स लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो देखते हैं वोल्ट्स रिएक्शन हमारे पास क्या है। जनरलाइज आपने अगर वोल्ट्स रिएक्शन पढ़ी है तो आपने कहा मेरे पास RX है एल्किल हैलाइड, आपने सोडियम लिया और फिर से मेरे पास लिया मैंने एल्किल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये मैंने ड्राई ईथर की प्रेजेंस में लिया हुआ है और यहाँ से आप इस तरह से कुछ काटा पीटी करके 2NX निकाल देते हैं और दोनों R को आप यहाँ पर जोड़ करके अपना एक हाइड्रोकार्बन यानी कि एल्केन आप तैयार कर लेते हैं। ठीक, इतनी बात फिलहाल सभी को पता होगी। कोई भी बच्चा अगर नीट की तैयारी कर रहा है, अगर 11 लेवल का भी है, तो इतनी बात भाई सभी को पता होगी। अब हम लोग बात करते हैं वोल्ट्स में जो बातें नहीं पता होती लोगों को। जैसे वोल्ट्स रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है, ये तो पूछ सकता है भाई वोल्ट्स रिएक्शन की मैकेनिज्म किसके थ्रू होती है। तो मैं बता दूं वोल्ट्स रिएक्शन की मैकेनिज्म आपकी रेडिकल मैकेनिज्म भी हो सकती है, मतलब यहाँ पर R डॉट बनेगा, यहाँ पर भी R डॉट बनेगा और दोनों R डॉट आपस में कंबाइन होकर के मेरे पास R सिंगल बॉन्ड R बना देंगे। वोल्ट्स की मैकेनिज्म बेटा आयनिक भी हो सकती है, मतलब वोल्ट्स के लिए आप ध्यान रखेंगे कि वोल्ट्स की मैकेनिज्म आपकी रेडिकल फॉर्म में भी हो सकती है और वोल्ट्स की मैकेनिज्म बेटा आयनिक फॉर्म में भी हो सकती है। तो ये आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है। मैकेनिज्म तो नहीं बताने जा रहा हूँ क्योंकि बेटा उसकी मैकेनिज्म का कोई रोल है नहीं। ठीक है, मगर हाँ पता होना चाहिए कि आपके पास अगर वोल्ट्स है तो उसके होने का पैटर्न रेडिकल फॉर्म में भी हो सकता है प्लस आपका आयनिक फॉर्म में भी चलता है। ठीक है, उसके बाद ये जो सोडियम है पता होगा कि इलेक्ट्रॉन लॉस करके आपका आयन भी बना सकता है और रेडिकल भी बना सकता है। ठीक, तीसरी बात करें तो वोल्ट्स रिएक्शन में हमेशा जो एल्केन बनेंगे हमेशा सिमेट्रिकल एल्केन बनेंगे। तो एक क्वेश्चन इसका ही पूछ सकता है कि आपको कौन कौन से एल्केन्स देखने को मिलेंगे। तो मैं बता दूं अगर आपके पास वोल्ट्स रिएक्शन है तो उसमें बेटा हमेशा सिमेट्रिकल एल्केन्स देखने को ही मिलते हैं। ठीक, वोल्ट्स रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर इसकी जो रिएक्टिविटी का, जब दो रेडिकल आपस में जुड़ रहे होते हैं तो ध्यान रखना होता है कि उनमें क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए। मतलब कुल मिला के 1 डिग्री रेडिकल में क्राउडिंग सबसे कम होगी, तो 1 डिग्री का वोल्ट सबसे फास्ट होता है। अगर मेरे पास 2 डिग्री का है तो उसमें क्राउडिंग और कम होगी और मेरे पास 3rd डिग्री की क्राउडिंग ज़्यादा होगी तो वोल्ट्स का रेट स्लो होगा। तो ध्यान रखिएगा 3rd डिग्री वाले में आपको वोल्ट्स अप्लाई नहीं करनी। मतलब अगर कोई रेडिकल आपके पास 3rd डिग्री का है, यानी कि अगर कोई एल्किल हैलाइड अगर 3rd डिग्री का है तो वोल्ट्स का प्रोडक्ट वो नहीं बनाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मैंने कहीं लिख लिया CH और उस पर मैंने यहाँ कर लिया CH3, यहाँ पर बच्चा मैंने कर लिया CH3, यहाँ मैंने कर दिया Cl कर दिया। ठीक है, आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे आइसोप्रोपिल है, ये तो 2 डिग्री का है। इस पे आप बड़े प्यार से वोल्ट्स लगाइए, कोई इशू नहीं है। 2Na यहाँ पर Cl, ये मेरे पास CH और अगल बगल CH3, आप इस पे वोल्ट्स लगा दीजिए। आप ड्राई ईथर लेंगे NaCl निकाल दीजिए, आराम से वोल्ट्स लग जाएगी। मगर हाँ
वोल्ट्स का जो रोल है यहाँ पर थोड़ा सा रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ा स्लो रेट का होने वाला है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि बच्चा वोल्ट्स की जो रिएक्शन है बेटा वो सबसे फास्ट होती है 1 डिग्री पे, उससे स्लो बेटा होती है 2 डिग्री पे, और सबसे स्लो बेटा होती है किस पे 3rd डिग्री पे। ठीक है, अच्छा ये तो यहाँ की बात हो गई। आप देख सकते हैं बीच से जब मैं लाइन ड्रा करूँगा तो जो डायग्राम इधर दिखेगा वही डायग्राम इधर दिखेगा, मतलब ये आपका जो हाइड्रोकार्बन बनेगा बेटा वो सिमेट्रिकल बनने वाला है। ठीक है ना। अच्छा अगर मैं कह दूं कि यहाँ मैंने C पे यहाँ पर CH3 कर लिया, यहाँ पर भी मैंने CH3 कर लिया, यहाँ पर भी CH3 कर लिया और यहाँ Cl, अगर कोई टीचर जिसको जानकारी भी नहीं है या कोई स्टूडेंट जिसको जानकारी भी नहीं तो मैं बता दूं कि बेटा इस पे जब आप वोल्ट्स अप्लाई करोगे तो वोल्ट्स रिएक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जो आपका कार्बन है इसमें क्राउडिंग बहुत ज़्यादा है, और जब इसका डॉट और ऐसा ही कोई दूसरा डॉट जब आपस में जुड़ने के लिए बेटा आएगा तो इतनी क्राउडिंग होने की वजह से आपस में जुड़ नहीं पाएगा। ठीक, अगला पॉइंट मैं यहाँ लिख देता हूँ। अगर मेरे पास कुछ इस तरह का कंपाउंड बना हुआ है, जैसे ये दे दिया इसने, यहाँ पर बेटा Cl है, यहाँ पर ये मेरे पास इंट्रामोलिकुलर वोल्ट्स का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? इंट्रामोलिकुलर। होता क्या है कि अगर दो अलग अलग तत्वों ये सेगमेंट आपस में जुड़ जाएंगे, मगर बेटा अगर दोनों Cl दोनों हेलोजन एक ही में हैं तो इंट्रामोलिकुलर। आपको करना क्या, अगर इस पर वोल्ट्स लगाना है सोडियम के प्रेजेंस में और बच्चा ड्राई ईथर, तो आपको क्या करना है, केवल यहाँ से Cl काट देना है, यहाँ से Cl काट के बस यहीं पर रेडिकल धर देना है। क्या धर देना है? यहाँ डॉट और यहाँ डॉट, और यही डॉट आपस में बॉन्ड बना देगा, मतलब फाइनली आपका जो प्रोडक्ट आएगा वो ये आएगा, ये आपका बनेगा कंपाउंड। ठीक है, तो अगर मेरे पास इस तरह की कोई रिएक्शन बेटा आती है तो वो इंट्रामोलिकुलर वोल्ट्स है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास उसने ऐसा दे दिया है, अगर दोनों Cl अगल बगल लगा लेंगे, अगर उसने ऐसा दे दिया बेटा, इस तरह दे दिया, अब इस पे वोल्ट्स पूछ लिया बेटा क्या है, तो बेटा ये भी इंट्रामोलिकुलर वोल्ट्स है, मगर यहाँ ज़बरदस्त एग्जाम्पल देखने को मिलेगा, एल्कीन देखने को मिलेगा। तो जो बच्चे ये लेक्चर देखेंगे काफ़ी इन्जॉय करेंगे वोल्ट्स रिएक्शन को, या जो भी मैं टॉपिक इसमें बताऊँगा उसको काफ़ी इन्जॉय से पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने कहा यहाँ काटा पीटी मचा देना और इस जगह पे आप इस जगह पे रेडिकल बना के धर देंगे। ठीक है, अब बताइए ये 2 रेडिकल बन गया, तो ये दोनों कहेंगे चलो ऐसा करते हैं हम लोग आपस में डबल बॉन्ड बना के साइक्लोहेक्सीन बना देते हैं। क्या बनाए? साइक्लोहेक्सीन। बच्चा पूछ रहा था यहाँ नहीं बनेगा, यहाँ कैसे बन जाएगा? जब 2 रेडिकल जब अगल बगल होंगे तभी तो डबल बॉन्ड बनेगा। अगर रेडिकल के बीच दूरी है तो आप इस तरह से साइक्लो एल्केन का डिवाइडेशन करने वाले हैं, जो भी है ऐसा बनेगा, और अगर दोनों Cl अगल बगल हैं तो आपका बेटा साइक्लो एल्कीन वोल्ट्स का प्रोडक्ट होगा। तो अगर ये पूछ सकता है कि 1,2 डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन का वोल्ट्स प्रोडक्ट क्या होगा, तो बच्चा सोच भी नहीं सकता कि इसका प्रोडक्ट बेटा साइक्लोहेक्सीन होगा, क्योंकि वोल्ट्स में तो आपको यही सिखाया गया है कि बेटा वोल्ट्स में हमेशा हाइड्रोकार्बन्स एल्केन बनते हैं, मगर यहाँ पे जो रिजल्ट देखने को मिला क्या मिला बेटा? एल्कीन देखने को मिल गया। ठीक है, ये तो मेरे पास वोल्ट्स के बारे में डिटेल थी, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं अगले टॉपिक में आता हूँ। अगला पॉइंट मेरे पास है डी कार्बोक्सिलेशन। इसको भी बच्चे क्या है मोस्टली रट के जाना पसंद करते हैं कि सर डी कार्बोक्सिलेशन में हम कोई कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट लेंगे, फिर उसमें हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, फिर हमारे पास जनरल एल्केन बन जाएगा। तो मैं बता दूं कि आपके पास कोई सोडियम सॉल्ट होगा, जैसे RCOONA होगा, आप इसकी कराएंगे इलेक्ट्रोलिसिस। फाइनली इस प्रोसेस में आपको केवल एक बात का ध्यान रखना है कि आप पूरा ऐसे काट देंगे, पूरा काट देंगे, CO2 गैस निकल जाती है, CO2 गैस निकल जाती है और यही R डॉट में आपका कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फिर इसी तरह के 2 R डॉट आपस में कंबाइन होके R सिंगल बॉन्ड R बना देते हैं। मतलब कुल मिला के अगर आपको डी कार्बोक्सिलेशन आसानी से पढ़ना है तो आपको सिंपल सा ध्यान रखना है कि अगर आपके पास RCONA इसकी अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं बेटा तो यहाँ से काटा पीटी कर देना और वहीं पे R डॉट बना के 2 को डाइमराइज करके आप अपना हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन बना सकते हैं। जैसे मान लो जैसे मैंने ये लिया एग्जाम्पल, इस तरह बना दिया तो यहाँ कर दिया COONA कर दिया, पेपर में आ गया इसका बेटा इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट बता दो। आपको केवल यहाँ से काटा पीटी कर देनी है, यहाँ डॉट बना लेना है 1 2 3 4, तो ये नॉर्मल ब्यूटिल हो गया। अब इस तरह का अगर आप जोड़ोगे तो फिर से आप 4 कार्बन का लोगे, यहाँ डॉट, ये आपका ऑक्टेन बन के आ जाएगा। क्या बच्चा बन के आ जाएगा? ऑक्टेन। तो यहाँ पर भी ऐसे यानी लगभग डबल हो रही है, जैसे वोल्ट्स में आपकी चेन भी जैसे डबल होती है वैसे यहाँ पर भी है। हाँ, अगर कुछ इस तरह का बेटा साइक्लिक कंपाउंड दिख गया, देखिए यहाँ पर अगर मैंने यहाँ लिख दिया COONA लिख दिया, अब अगर कह रहा है बच्चा इसमें फंस जाता है। बच्चा जो रट के गया एक्चुअली में
बच्चा जो क्वेश्चन रट के गया उसको जो रटाया गया वो वही एग्जाम में देखना चाहता है, ये प्रॉब्लम है भाई। आपको क्या ट्रिक सिखाई गई कि आप जब इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे सोडियम सॉल्ट यहाँ से कट मार देना और जहाँ कट मारना वहाँ बेसिक तो बच्चा सीखता ही नहीं है। रेडिकल बना दीजिए, क्या बना दीजिए, रेडिकल, इन्हीं रेडिकल। अब बताइए यहाँ का रिजल्ट देखिए, यहाँ का रिजल्ट भी आपका देखने में आपका साइक्लोहेक्सीन बन के आएगा, ठीक है। इस तरह से आपको साइक्लोहेक्सीन बनेगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसी जगह पे बीच में एक डबल भी धर देता, क्या धर देता, डबल, तो डबल तो पहले से था, यानी कि बाद में आपका जो बनेगा वो क्या बनेगा, ट्रिपल। एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ पर अगल बगल कोई ग्रुप लगा है, अगर वो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग नेचर का है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे डीकार्बोक्सिलेशन का जो रेट होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता हुआ ग्रुप होगा, जैसे NO2 वगैरह हुआ या आपका कीटोन हुआ, या मान लो डबल बॉन्ड हुआ, डबल बॉन्ड की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ज़्यादा होती है, या मान लो अगर ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो वो भी बेटा काफ़ी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा है या कोई इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगा हुआ है तो कहीं ना कहीं बेटा उसकी इलेक्ट्रॉन विड्राइंग पावर ज़्यादा हो जाएगी और डीकार्बोक्सिलेशन का रेट बेटा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इतना आप बनाते जाइए, मैं टॉपिक वाइज चेंज करता जा रहा हूँ। जो बेसिक फंडामेंटल जो लोग रट के जाते हैं उनको मैं क्लियर कर रहा हूँ। अब बेटा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अपने हाइड्रोकार्बन के बॉइलिंग पॉइंट और बेटा मेल्टिंग पॉइंट की। तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के लिए बच्चे एक ही रूल पढ़ के चले जाते हैं कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है वैसे वैसे बेटा बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू, मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती। तो मैं बता दूं कि आपका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट वो मॉलिक्यूलर वेट के तो बेटा डायरेक्टली होता है, मगर बेटा बॉइलिंग पॉइंट साइड चेन के इन्वर्सली होता है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखेंगे, कभी गलत नहीं होगा। मतलब आपके स्ट्रक्चर में मान लो 2 स्ट्रक्चर उसने 6 कार्बन के दे दिए और एक में साइड चेन आ गई, तो जितनी ज़्यादा साइड चेन बढ़ जाएंगी बेटा उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जिसमें अगर हाँ मॉलिक्यूलर वेट, तो ये पॉइंट आपको पहले ध्यान रखना है। अगर मान लो कोई 6 कार्बन का है, कोई बेटा 7 कार्बन का है, तो 7 कार्बन वाले का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज़्यादा होगा और 6 कार्बन वाले का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा क्या होगा, कम होगा, ठीक है। मगर साइड चेन, अगर 2 कार्बन 2 चेन उसने दे रखी हैं, दोनों आपकी 7-7 की हैं और एक में साइड चेन ज़्यादा हो गए बेटा, अगर साइड चेन ज़्यादा हो गए हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात बताऊं, मेल्टिंग पॉइंट के लिए आपको थोड़ा सा क्लोज पैकिंग देखनी पड़ती है। तो मेल्टिंग पॉइंट भी बेटा मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली होता है। मतलब जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। मगर एक बात ध्यान रखनी है कि इवन वाले का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा बढ़ता है, ऑड वाले का मेल्टिंग पॉइंट कम बढ़ता है। मतलब अगर कोई इवन हाइड्रोकार्बन आ रहा है, अगर जैसे मान लो क्या मैंने ब्यूटेन है, तो अगर मैंने कहा ब्यूटेन है तो ब्यूटेन में क्या स्टेरिक क्राउडिंग नहीं होती, तो कोई ये रिपल नहीं करेंगे, ठीक है। मगर जब पेंटेन आ जाएगा तो बेटा स्टेरिक क्राउडिंग ये तो रिपल करेंगे आपस में, इस वजह से बढ़ेगा दोनों में बेटा, मैं बता दूं बढ़ेगा दोनों में, मगर इवन वाले में ज़्यादा बढ़ेगा, ऑड वाले में कम। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ अपना मॉलिक्यूलर वेट लिख देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो ऐसे ग्राफ कुछ देखने को मिला हुआ है, ऐसे ग्राफ कुछ देखने को मिला हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू कम बढ़ी है तो ये कम बढ़ी है, तो ये बेटा कौन सी होगी, कम वाली होगी, तो ऑड वाली होगी। ये ज़्यादा बढ़ी है तो ये इवन वाली होगी। ये कम बढ़ी है तो ऑड वाली होगी। ये ज़्यादा होगी तो इवन वाली होगी। कम बढ़ी है ऑड वाली होगी। ये ज़्यादा बढ़ी है तो इवन वाली होगी। ये कम बढ़ी है ऑड वाली, ये ज़्यादा बढ़ी तो इवन वाली। मतलब इस तरह से मेल्टिंग पॉइंट का आपका सीक्वेंस देखा गया है। इतना बना लीजिए। अब मैं बात करता हूँ उन क्वेश्चंस की जो केमिकल रिएक्शंस में बच्चे गलत करते रहते हैं। बेटा इस तरह का क्वेश्चन आपको नीट में जरूर पढ़ के जाना है कि आपको कोई हाइड्रोकार्बन दे देगा, वो कहेगा बताओ इसमें कितने मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट बनेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस को आप बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करेंगे, ठीक है। इस तरह के तो मैं सीधी सादी बातें नहीं बता रहा हूँ, जो क्वेश्चंस घूम फिर के ट्विस्टेड वाले हैं उन पर में ही मैं चर्चा करने के लिए बैठा हूँ, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पर देखो प्रोपेन ओपेन का तो दे देगा, तो प्रोपेन में तो देखो भाई यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है, तो आप बस देखो इन दोनों H का नेचर सेम है, तो Cl यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ, एक देखो यहाँ लगेगा यहाँ लगेगा, तो इसके कितने आंसर आ जाएंगे, 2। मगर वो मोस्टली बात करता है अपनी ब्यूटेन वगैरह की या फिर आइसोपेंटेन वगैरह की बात करता है। अगर मैं ब्यूटेन ले लेता हूँ, मान लो CH3 ले लिया मैंने, यहाँ पर CH2 ले लिया, यहाँ पर CH2, अगर इसको करता है उसने बताओ टोटल कितने आपके कंपाउंड बनेंगे। तो इस केस में आपको थोड़ा सा स्टीरियो केमिस्ट्री पे भी ध्यान देना पड़ेगा। तो कोई यहाँ लगाओगे तो स्टीरियो नहीं आएगी। मतलब ये हो गया मेरे पास पहला CH3 CH2 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 Cl, इसमें भाई कोई स्टीरियो नहीं है। अच्छा यहाँ लगाइए चाहे यहाँ लगाइए एक ही बात पड़ेगी। अब मैं बीच वाले में लगाऊंगा तो ये बन जाएगा CH3
CH2, इस वाले CH पे मेरे पास CH3 हो गया और ये मेरे पास CH3 अगर सॉरी Cl हो गया। अब अगर यहाँ पे ध्यान देखेंगे तो ये सेंटर कायरल हो गया है। क्यों ये सेंटर कायरल हो गया? क्योंकि इधर एथिल है उधर मेथिल HOCl, तो इस तरह का D+L का रेसमिक, तो एक तो ये बन गया, दो ये बन गया, मतलब इस कंपाउंड के कितने बनेंगे बेटा? 3 बनेंगे। अगर मैं आपसे लेता हूँ आइसोपेंटेन, तो CH पे CH3, यहाँ पर भी CH3, ये बेटा हो गया CH2, ये हो गया CH3, ये मेरे पास आइसोपेंटेन है। तो बताइए इस मेथिल का नेचर अलग है, इसका अलग है। हाँ, इन दोनों का बेटा सेम है, तो एक इसका बनेगा, एक इसका बन जाएगा, ठीक है। इस पे लगाने पे Cl कायरलिटी नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जब मैं Cl लगाऊंगा, देखो जब यहाँ Cl लगाऊंगा तो एक तो प्रोडक्ट इसका बनेगा, एक इसका बन जाएगा, ठीक। एक में जब यहाँ लगाऊंगा तो ये सेंटर भी आपका कायरल हो जाएगा, ये सेंटर भी क्या हो जाएगा? कायरल। क्यों? क्योंकि एक होगा H, एक होगा Cl मेथिल, तो ये हो जाएगा D+L हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जब मैं यहाँ Cl लगाऊंगा तो एक कंपाउंड तो बनेगा, मगर वो सेंटर कायरल नहीं होगा क्योंकि दोनों मेथिल है, तो एक इसका बन जाएगा, इसके 2 बनेंगे, इस वाले का 1 बनेगा। अच्छा बेटा आप सुनना, जब मैं यहाँ Cl लगाऊंगा या यहाँ लगाऊंगा तो यहाँ Cl लगाने से बेटा ये सेंटर भी कायरल हो जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा CH2Cl, ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा H, तो कुल मिला के यहाँ पर जब लगाऊँ तो इससे भी D+L का मिक्सचर बनेगा। तो ओवरऑल काउंट कर लीजिए, 2 2 4 1 5 1 6, मतलब इस प्रकार का जो आइसोपेंटेन है इसके टोटल आपके जो मोनो क्लोरिनेशन के प्रोडक्ट बनेंगे वो आपके कितने बनेंगे? 6। इन सब बातों को देखो, जो डिटेल वाली बातें हैं, जो ज़्यादा डिस्कशन वाली बातें जो बच्चे भूल जाते हैं, उन बातों को लेकर के मैं लेक्चर में हाइड्रोकार्बन पूरा नहीं पढ़ाने बैठा हूँ। जिन क्वेश्चंस में बच्चे गलती करते हैं उन क्वेश्चंस को मोस्टली मैं इस लेक्चर में लेके आया हूँ। आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ एल्केन का, कल डिस्कस करूँगा एल्कीन का। इसको आप बना लीजिए फटाक से। अब मैं ज़रा बात कर लेता हूँ अपने थोड़ा आयोडिनेशन की। देखो भाई, अगर मैं कैसे मेथियन ले लूँ, अगर मैं इसका कराता हूँ आयोडिनेशन, तो बेटा ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। यहाँ पर मेरे पास मेथिल आयोडाइड बन तो जाता है, मगर साथ में बनता है HI के बारे में आपने सुना होगा कि बेटा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसको अपना H उठा के वापस दे देगा, कहे जाओ भाई वापस मेथेन बन जाओ। तो अगर आपको इस रिएक्शन को इरिवर्सिबल करना है तो यहाँ पर आपको HiO3 लेना पड़ेगा। ये आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये मेरे पास रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर आप इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करेंगे तो ये इससे रिएक्शन करके इसको डिस्ट्रॉय कर देगा और मेथिल आयोडाइड बैक टू पवेलियन मतलब वापस नहीं आ पाएगा, तो आपका बन पाएगा आयोडिनेशन का प्रोडक्ट, ठीक है। इसके बाद आपको एक घटना जरूर पढ़नी चाहिए जिसका नाम है एरोमेटाइजेशन। ये घटना आपको जरूर देख के जानी चाहिए। देखो भाई, ये घटना लगेगी कम से कम 6 कार्बन वाले पे या बेटा 7 कार्बन वाले पे, ठीक है। अगर आप 6 कार्बन का हेक्सेन लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, और इसको बेटा एल्यूमिना Al2O3 और Cr2O3 कैटलिस्ट पर हीट कर देंगे ना, तो ये जो 6 कार्बन का है ये बेटा रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? बेंजीन में। तो इस रिएक्शन को बेटा कहीं भी लगा सकता है। हाँ, अगर आपके पास 7 कार्बन की है, अगर आपके पास 7 कार्बन के 1 2 3 4 5 6 7, तो बेटा एक मेथिल अपने आप को किनारे करके बना तो बेंजीन लेगा, ये मतलब टॉलुइन में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बच्चा? टॉलुइन। तो ये ऊपर आपका बन जाएगा टॉलुइन बन के आ जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो ये सब रिएक्शन है बच्चे थोड़ा कम ध्यान देते हैं, इन सबको आपको देख के जाना चाहिए, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके बाद थोड़े हम लोग बात कर देते हैं ऑक्सीडेशन, वो भी मोस्टली एरोमेटिक रिंग के ऊपर अगर ऑक्सीडेशन होता है तो कैसे होता है, उसको अपना लीजिए वीडियो पॉज करके। अब बात कर लेते हैं अपने ऑक्सीडेशन की। जैसे मान लो मैंने टॉलुइन ले लिया और टॉलुइन को अगर मैंने KMnO4 दे दिया, मैंने टॉलुइन को बेटा ऐसे लिख लिया, इस तरह लिख लिया है। ये जनरलाइज रिएक्शन अगर यहाँ पर आपका KMnO4 लिखा है, एसिडिक मीडियम, एसिडिक KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि अगर इस वाले टॉलुइन वाले कार्बन पे अगर एक भी H जुड़ा है, ध्यान रखिएगा भाई, अगर टॉलुइन वाले कार्बन पे बेटा एक भी हाइड्रोजन अगर ऐड है ना, तो ये पूरा का पूरा ग्रुप आपको खत्म करके COH बना देना। मतलब यहाँ पर जो टोटली आप पाएंगे तो आपका बन जाएगा COOH। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने क्या कहा कि एक H अगर हुआ, मान लो सपोज करो मैंने यहाँ का एक H हटा के यहाँ मेथिल कर लिया, यहाँ मेथिल कर लिया, अभी 2 H लगे बेटा, इसका प्रोडक्ट भी यही बनेगा। अगर मैंने इस वाले को मेथिल कर लिया तो इसका प्रोडक्ट भी यही बनेगा। अगर तीनों मेथिल कर लिए तो यहाँ पर अब आ जाएगा नो रिएक्शन, यहाँ पर रिएक्शन करने के लिए इसको नहीं मिलेगा। तो मैं बता रहा हूँ ये हाइड्रोकार्बन की रिएक्शंस हैं। बाकी जो नॉर्मल रिएक्शंस हैं जैसे क्लेमेंसन रिडक्शन हो गया, ठीक है, वोल्फ किश्नर हो गया, इन सब में भी आपका एल्केन्स बनता है, तो बहुत ज़्यादा ट्रिकी नहीं है। क्लेमेंसन वगैरह बच्चे नॉर्मली लगा लेते हैं, वो कभी चेंज करके नहीं देता। वोल्फ किश्नर भी कभी गड़बड़ नहीं देता। जहाँ पर बच्चे दिक्कत करते हैं वो ये सब टॉपिक तो जो मैंने आज बताए हैं, इनमें गड़बड़ियाँ
गलतियां करने की पॉसिबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट में बच्चा गड़बड़ करता है, बॉइलिंग पॉइंट में गड़बड़ करता है, मोनोक्लोनेशन वाले में मोस्टली गड़बड़ करता है। तो ये सब मैंने पॉइंट आज क्लियर करे हैं और ये सारे के सारे मेरे पॉइंट जो थे बेटा वो हाइड्रोकार्बन को लेकर के थे। तो आप टॉपिक तो पूरा रिवाइज करके जाएंगे, मगर मैंने कहा नीट बूस्टर है। नीट बूस्टर का मतलब ये नहीं कि मैं आपको पूरा हाइड्रोकार्बन जेल के बताऊंगा, आपको कई बातें पता हैं, आप सब चीज़ जानते हैं, केवल आपको उसमें से मेमोराइज करने की आवश्यकता। तो ये इस लेक्चर में आपको कुछ नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो जो बच्चे ये लेक्चर अटेंड करेंगे वो कहीं ना कहीं अच्छी पॉसिबिलिटी के साथ क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया करो तो कम से कम लाइक कर दिया करो, अपने फ्रेंड सर्कल में बेटा शेयर कर दो, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आज मैंने बताया बेटा हाइड्रोकार्बन के एल्केन का, तो मैं कल बताऊंगा एल्कीन में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आप गलत कर सकते हो। उसके बाद आएगा नंबर एल्काइन का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।